गुड आफ्टरनून सभी को। सभी का स्वागत है। बस थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ऑफलाइन कॉलेज आ सकते हैं क्लास करने के लिए कल से। कॉलेज में ही है अभी, है ना। ये तो मुझे विशेष रूप से जानकारी नहीं है, होनी चाहिए, हो ही रही होगी। ठीक है, आइएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ हो ही रही होगी जहाँ तक मुझे अंदाजा लग रहा है। चलिए बस 2 मिनट और वेट करें, उसके बाद आज बहुत अच्छा हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे स्टूडेंट्स। कोई ग्रुप में लिख भी सकते हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए। आज हम लोग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल के पीरियड में यहाँ का सोशल कंडीशन क्या था। देखिए जहां तक हमारे जी के बच्चे हैं जो सेमेस्टर 2 में हैं, तो उनका जितना भी पढ़ना है, जितना सिलेबस में है, सबको हम यूट्यूब पर जो है सो बना करके वीडियो और आप लोग को मैं डाल दूंगा ग्रुप में। आप उसको देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपके ग्रुप में एक तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए थे, किताब का ही है, उसको आप पढ़िएगा, वो सफिशियंट है आपके सिलेबस के लिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमेशा जो है सो कंपटीशन में यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, है ना, तरह तरह के जो कंपटीशन होते हैं स्टैंडर्ड लेवल के, उसमें पूछे जाते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। सभी एकदम मन ला के पढ़िए, फिर आप लोग आ जाइए वो पढ़ने वाला माहौल में, अच्छे ढंग से कुछ सीखिए रोज। ठीक है ना, तभी हम लोग का समय बेहतर हो सकता है। समय को हम लोग यूटिलाइज करें। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखेंगे मौर्य काल का सामाजिक जीवन। ठीक है, तो सभी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसका पीडीएफ आप लोग को भेज देंगे, आप लोग ध्यान से केवल सुनिएगा क्या चीज है। ध्यान रखिएगा कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। किसने किया है भाई? तो कौटिल्य ने किए हैं। ठीक है ना, कौटिल्य जो थे, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी था और चाणक्य भी था, और जिनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की गई। देखिए कौटिल्य ने शूद्रों को भी आर्य कहा। शूद्र जो जो होते हैं, जो लोग बहुत निम्न समझते हैं, तो कौटिल्य ने शूद्रों को भी क्या कहा? आर्य कहा। उसके अनुसार शूद्र का कार्य शिल्प, व्यापार, कृषि तथा पशुपालन भी हो सकता है। ठीक है, उसे शूद्र क्या करता है? सेवा करने का काम करता है, जो बोला गया काम में। लेकिन इनके अनुसार से ये शिल्प भी काम कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, कृषि भी कर सकते हैं, पशुपालन भी हो सकता है, कोई भी काम वो कर सकता है। साथ ही साथ शूद्रों को उसने तीनों वर्णों के साथ
सेना में भर्ती होने की अनुमति दी। कौटिल्य बताते हैं कि भैया आप जो है सो सेना में भी भर्ती हो सकते हो, ठीक है। यानी कौटिल्य जी ने शूद्र को भी इंपॉर्टेंस रखा, इंपॉर्टेंट दिए उन्होंने, ठीक है, कि आप सेना में भी। हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। देखिए आगे है कि कौटिल्य ने अनेक वर्ण संकर जातियों का भी उल्लेख किया है। इसकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों की अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से बताई गई है। देखिए दो प्रकार का विवाह कहा गया है, एक होता है अनुलोम और एक प्रतिलोम। जैसे मान लो कि लड़का जो है सो उच्च कोटि का है और लड़की निम्न वर्ग की है। निम्न मतलब मान लो लड़का क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और लड़की शूद्र है, तो ये अनुलोम है। लेकिन लड़की उच्च वर्ण की है और लड़का जो है सो निम्न वर्ग कैटेगरी की है, तो ये प्रतिलोम विवाह है। लेकिन विवाह तो होते ही है, तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुए उसी को बोलते हैं वर्ण संकर जाति हो गया, दोनों से मिला जुला हो गया। वे है कौन कौन वर्ण संकर जाति में आता है? जैसे अंबस्ट, निषाद, प्राशव, रथकार, मागध, सूत, वैन, चंडाल, ये सब जो आप सुनते हो ना, ये वर्ण संकर जाति के, समझ गए। यानी इनके माता पिता एक वर्ण के नहीं हुए बल्कि अलग अलग वर्ण के हुए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख में दास और कर्मकार का उल्लेख है जो शुद्ध वर्ण के अंतर्गत ही आते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज का वर्गीकरण, याद रखिएगा मेगास्थनीज का नाम आप सभी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इंडिका लिखा। क्या लिखे भाई? इंडिका लिखा। यदि हमको मौर्य काल की नगरीय व्यवस्था के बारे में हमको बताना है, नगरों के बारे में बताना है, तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ये क्या कहते हैं? मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज का वर्णन भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्गीकरण से भिन्न है। मेगास्थनीज भिन्न बताता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने जातियों में विभक्त किया भाई? बताइए सभी लोग। 7, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोग को ये यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम में इस तरह का नहीं पूछता है, इतना ज्यादा वो डीपली नहीं पूछते हैं। जब आप कंपटीशन का परीक्षा दीजिएगा जॉब वाला में, वहां ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के वो 7 जातियों का विभक्त किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है यहीर या ग्वाले, चौथा है कारीगर या शिल्पी, पांचवा है सैनिक, छठा है निरीक्षक और सातवां है सभासद। कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि इस पॉइंट को आप नोट कर लें तो बहुत बेहतर होगा। ऐसा लिखिए, मेगास्थनीज द्वारा, सब लोग लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। उसे मैं नोट आपको भेज दूंगा, पीडीएफ भेज दूंगा, फिर भी आप लोग इस पॉइंट को लिख लीजिए ताकि आपका माइंड में बैठ जाए। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण भारतीय ग्रंथों में वर्णित भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्गीकरण से भिन्न है। वर्गीकरण से भिन्न है। पूर्वाम, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है।
मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ में भेज दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है संजीत, भेज दूंगा। पहला लिखिए दार्शनिक, पहला नंबर दे दीजिए, नीचे लिखिए दार्शनिक। दार्शनिक करके डैश कर दीजिए। दार्शनिक में कौन कौन आते थे, लिखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण कौमा श्रवण कौमा भिक्षु, भिक्षु भिक्षु भिक्षा मांगने वाले भिक्षु, कौमा परिवारजक, परिवारजक आदि। लिखिए पूर्ण विराम, उसके अनुसार, उसके अनुसार यानी किनके अनुसार, उसके अनुसार मतलब किनके अनुसार से बताइए, मैगस्थनीज के अनुसार से। वेरी गुड वेरी गुड। उसके अनुसार यद्यपि इनकी संख्या कम थी, यद्यपि इनकी संख्या कम थी, कौमा फिर भी समाज में बहुत आदर था, फिर भी समाज में बहुत आदर था, फिर भी समाज में बहुत आदर था। दूसरा लिखिए, दूसरा वर्ग किसान, दूसरा लिखिए किसान। देखिए मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा किसान थे, मैगस्थनीज के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा किसान थे। भारत में सबसे ज्यादा किसान थे, कौमा जो गांवों में रहते थे, जो गांवों में रहते थे, जो गांवों में रहते थे। तीसरा लिखिए, तीसरा वर्ग यहीर, यहीर यहीर या ग्वाले, यहीर या ग्वाले। डैश कर दीजिए, डैश करके लिखिए ये अपने पशुओं के साथ, ये अपने पशुओं के साथ डेरों में रहते थे, ये अपने पशुओं के साथ डेरों में रहते थे। चौथा वर्ग लिखिए कारीगर या शिल्पी, कारीगर या शिल्पी, कारीगर या शिल्पी, कारीगर या शिल्पी। डैश कर दीजिए, लिखिए यह भी प्रमुख जाति थी, यह भी प्रमुख जाति थी। पांचवा लिखिए सैनिक, सैनिक वर्ग। डैश करके लिखिए भारत में दूसरे स्थान पर, भारत में दूसरे स्थान पर, देखो राकेश जुड़ गया, ठीक है। देखिए भारत में दूसरे स्थान पर सैनिक ही थे, भारत में दूसरे स्थान पर सैनिक ही थे, सैनिक ही थे। ठीक है, चलिए
छठा लिखिए निरीक्षक, 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 डैश कर दीजिए। लिखिए इन्हें गुप्तचर भी कहा जाता था, इन्हें गुप्तचर भी कहा जाता था। और उसे कौटिल्य ने गुप्तचर के लिए क्या चीज का प्रयोग किया है? कोई बच्चा बताओ जल्दी जल्दी। कौटिल्य ने गुप्तचर के लिए कौन सा वर्ड यूज किए हैं? वो कौटिल्य ने गुड़, बोलो, गुड़ पुरुष। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गुड़ पुरुष किसको कहे हैं? गुप्तचर को। ठीक है, भूलिएगा नहीं एकदम। देखो एक्चुअली क्या है ना कि पढ़ाई थोड़ा सा क्या है कि अभ्यास खोजता है, रिवीजन खोजता है। अब किसी चीज को एक बार पढ़ लीजिएगा तो ये जरूरी है आपके माइंड में सब बैठ जाए। वो थोड़ा बोलता है भैया एक बार रिवाइज करो मुझे। तो इसलिए मैं पहले भी आपको बताया था गुड़ पुरुष के विषय में, लेकिन देखिए माइंड से निकल गया, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। तो सातवां लिखिए, सातवां वर्ग सभासद। लिखे सभासद, सभासद, सभासद डैश। यह शासक वर्ग था, यह शासक वर्ग था, पूर्णविराम। इनकी संख्या सबसे कम थी, इनकी संख्या सबसे कम थी। एक बहुत अच्छा हेडिंग दीजिए, लिखिए दास प्रथा, दास प्रथा डैश, दास प्रथा। देखिए अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल कंडीशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी मौर्य समाज के, मौर्य काल के, मौर्य वंश के सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ रहे हैं, यानी सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है ना। चलिए तो लिखिए दास प्रथा डैश कर दीजिए। लिखिए मैगस्थनीज के अनुसार, मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे, परंतु कौटिल्य ने, परंतु कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। परंतु कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। पहला, पहला ध्वजाहत, पहला लिखिए ध्वजाहत डैश, ध्वजाहत डैश कर दीजिए, ध्वजाहत डैश। लिखिए युद्ध में जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ दास, युद्ध में जीता हुआ दास। दूसरा लिखिए उदरदास, उदर, उदरदास, उदरदास डैश। लिखिए पेट का दास, पेट का दास। लिखिए उदरदास, उदर, उदर दास, उदर दास डैश कर दीजिए। पेट का दास, पेट का दास। तीसरा लिखिए गृहजात, गृहजात। एक चीज ध्यान रखिए, क्या मेगास्थनीज ने दास प्रथा के बारे में बताए हैं मौर्य काल में? मेगास्थनीज बोलते हैं यहां दास प्रथा नहीं थी,
लेकिन कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का वर्णन किए हैं? 9 प्रकार के, 9 प्रकार के दासों का वर्णन किए हैं कौटिल्य ने। वही 9 दासों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला ध्वजाहत हो गया, दूसरा उदरदास हो गया, और तीसरा देखिए गृहजात। गृहजात, गृहजात मतलब डैश करके लिखो, घर में दासी द्वारा, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास, घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास। चौथा लिखिए दायागत, दायागत, दायागत डैश कर दीजिए, पैतृक संपत्ति के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास, पैतृक संपत्ति के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। पांचवा लिखिए लब्ध, ला आधा बा धा, लब्ध, लब्ध डैश कर दीजिए, दान में प्राप्त हुआ दास, दान में प्राप्त हुआ दास। छठा लिखिए कृत, 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 कृत डैश कर दीजिए, कृत लिखने के बाद खरीदा हुआ दास, खरीदा हुआ दास, खरीदा हुआ दास। सातवां लिखिए आत्म विक्रयी, आत्म विक्रयी डैश कर दीजिए, अपने आप को बेचने वाला दास, अपने आप को बेचने वाला दास। आठवां लिखिए यही तक, यही तक, यही तक, यही तक। ऋण के बदले, ऋण के बदले धरोहर के रूप में, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास, ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास। नौवां लिखिए दंड परिणत, दंड परिणत, दंड परिणत, दंड परिणत डैश कर दीजिए, लिखिए दंड के परिणाम स्वरूप, दंड के परिणाम स्वरूप, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। देखिए थोड़ा सा इसको लिखिएगा नहीं, बस इसमें इस पॉइंट को आप शामिल कीजिएगा। यदि आप सोशल कंडीशन का बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी में, तो स्त्रियों की दशा को भी पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो समझ लीजिए, पहले इसका पीडीएफ में आप लोगों को भेज दूंगा, उसको लिख लीजिएगा। लेकिन आपको समझना यह कि परिवारों की स्थिति क्या थी मौर्य काल में। तो परिवार में स्त्रियों की दशा, खासकर स्त्रियों की दशा आपको पॉइंट बनाने पड़ेंगे।
स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। देखो, पुनर्विवाह मतलब समझते हैं, फिर से विवाह करना। नियोग मतलब होता है कि पति मर गए तो कहीं न कहीं वो विवाह जो है सो अपने देवर के साथ कर लेते थे, देवर को पति मान लेते थे, ठीक है। तो उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी। फिर भी स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता। फिर भी स्त्रियों की स्थिति को उन्नत नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। आज आप लोग कॉलेज आ जाते हैं, उस काल में बाहर जाने की अनुमति स्त्रियों को नहीं थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः, जो बड़े घर की स्त्रियां होती थी ना, वो घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है। अनिष्कासनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रचलित होने का प्रमाण नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का प्रचलन उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। किंतु यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। जो आपके यूनानी लेखक है ना, उन्होंने उल्लेख किया है कि स्त्रियां जो होती थी वो सती होती थी। और आप सभी जानते हैं, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने का काम किस व्यक्ति ने किए, महान पुरुष ने किए? राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा को समाप्त किए, ठीक है ना। इसीलिए आप जानते हैं राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ही वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत इतिहास का यदि पिता किन्हीं को कहा जाता है ना, तो किनको कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय जी को। उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाई। और किनके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। तो ये सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो कौटिल्य नहीं बताते हैं सती प्रथा के बारे में, लेकिन जो यूनानी लेखक हैं वो बताते हैं कि सती प्रथा यहां पर थी। दूसरा है कि मौर्य युग में गणिकाओं या वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। वेश्यावृत्ति करते थे, ठीक है, उनको रूपा जीवा कहलाती थी। इनसे राज्य की आय होती थी। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर विभाग में काम करती थी। गणिकाओं के कार्यों का निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। गणिका अध्यक्ष करता था। समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ विधवाएं विवाह नहीं करती थी तथा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थी कि भैया मुझे विवाह नहीं करना है। एक बार यदि पति मेरे मर गए तो दोबारा हम विवाह नहीं करेंगे। कुछ कुछ ऐसा भी वर्णन मिलता है। ऐसी विधवाएं छंदवासनी कहलाती थी। यानी वैसी विधवाएं जो दोबारा विवाह नहीं करती थी, स्वतंत्र रूप से जीवन जीती थी, उनको छंदवासनी कहलाती थी। वे विधवाएं जो धनाढ़ हुआ करती थी। धनाढ़ मतलब समझते हैं? और संपत्ति वाला। अर्थशास्त्र में उन्हें आद्य विधवा जो है सो कहा गया। आद्य विधवा कहा गया। यानी वे विधवाएं जो धनाढ़ हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा धन होता था। कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा 1-2 मिनट और शिक्षा एवं मनोरंजन की बात करें। इस काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस समय धर्म, व्याकरण, अर्थ, व्रत, राजनीति शिक्षा का अनिवार्य विषय माने जाते थे। तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन नाम बताए? तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। इस समय
प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो होता है उसका विकास हुआ। प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था श्रेणियों द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा की जाती थी? श्रेणियों के द्वारा की जाती थी। अर्थशास्त्र में मनोरंजन के कई तरह का वर्णन मिलता है, जैसे नट हो गया, नर्तक हो गया, गायक हो गया, वादक हो गया आदि समाज में लोगों का मनोरंजन किया करते थे। मनोरंजन करने वाले कई अन्य वर्गों का भी नाम है, जैसे पल्लवक। पल्लवक बोलते थे रस्सी पर नाचने वाले को। नहीं देखते कभी कभी रस्सी पर कोई चलता है, डांस करेगा, देखते हैं कि नहीं? तो उस समय एक जो पल्लवक नाम आता है ना, वो रस्सी पर नाचने वाले होते थे। कुशिलवक कुशीलवक कुशीलवल जो होते थे तमाशा दिखाने वाले होते थे। सौभिक जो होते थे मदारी होते थे। और कुहक एक वर्ड मिलता है मौर्य काल के इतिहास में, कुहक, ये जादूगर होते थे। बताओ कोई बच्चे, कुहक जो है मौर्य काल में किसे कहा जाता था? ये कंपटीशन में आपको पूछ देगा, क्या बताइएगा? जादूगर को कुहक कहते हैं। देखिए, एक पढ़ाई होता है ऊपर ऊपर, वैसे पढ़ाई से आपका भला नहीं होने वाला है। वैसे पढ़ाई से आप बस यूनिवर्सिटी में अच्छा नंबर ला लीजिएगा, कॉलेज में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, उससे आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप छोटा छोटा चीज को ध्यान में रख करके यदि आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो जानकारी आपका जो है सो आपके पास स्टॉक हो जाएगा और यही जानकारी आपको अच्छा रिजल्ट देने में मदद करेगा। तो मौर्य काल में कुहक जो होते थे वो जादूगर होते थे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। हमने स्त्रियों की भी दशा देख ली, शिक्षा और मनोरंजन को भी देखा, दास को भी देख लिया कि भाई कौन कौन प्रकार के दास होते थे, समाज में कितना प्रकार के लोग रहते थे। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा बताइए? मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो आज का टॉपिक जो हम लोग का था मौर्य काल में सामाजिक जीवन, तो आज कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ में आप सभी को ग्रुप में भेज देंगे। देखिए, कॉलेज अब ऑफलाइन हो गया है, इसलिए थोड़ा प्रयास कीजिए, समय दीजिए कॉलेज आने का। ठीक है, दूर है, कुछ कम समय दीजिए, लेकिन कॉलेज निश्चित रूप से आइए। आप लोग नहीं आइएगा तो हम लोग किसको पढ़ाएंगे? ठीक है ना? तो कॉलेज आया कीजिए। ऑनलाइन में भी जरूरी नहीं रेगुलर होगा। ठीक है, ऑफलाइन हो गया तो ऑनलाइन अब खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग को सिखाने के लिए अभी देखिए व्यवस्था आपके लिए की, तो कोशिश कीजिएगा आइए। ठीक है ना? ये नहीं कि सर ऑनलाइन तो किस तरह पढ़ाई देते तो कॉलेज आने की क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं। ऐसा हो जाएगा तो कॉलेज में कौन आएगा पढ़ने के लिए? इसलिए आया कीजिए। मैं देखूंगा कि दोनों तरह का फैसिलिटी आपके लिए मैं देने का प्रयास करूं, लेकिन आपको आना ही है। जैसे मान लिया आज आए कल नहीं आए, दूर है तो 2 दिन के बाद आए, 1 दिन के बाद आए, कंटिन्यूटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को। थैंक वेलकम वेलकम सभी को, वेलकम वेलकम।